संविधान जो निर्माण हो रहा है, तो उन सहमतियों को, उन समझौतों को एड्रेस किया जाए, संबोधन किया पत्रकार जाए। मित्रों से अनुरोध है कि इधर आकर के थोड़ा देर जो जिन विषयों पर सहमति हो चुकी है, समझदारी हुई है और सबके सहमति से जो है आपको अंतरिम संविधान बना है, तो अभी जो है जो उसका उल्लंघन करके संविधान बनाने का जो प्रयास हो रहा है, उसी के विरुद्ध में जो है हम लोग संघर्ष में हमें उतरना पड़ा है, क्योंकि हमारा जो है उन एजेंडों को जिस पर सहमति हो चुकी है, अगर संविधान सभा द्वारा संविधान बनाते समय एड्रेस या संबोधन नहीं किया जा सका, तो फिर समाज में जो है जो द्वंद्व है, जिसके कारण आपको मधेश आंदोलन हुआ था, जनयुद्ध हुआ था, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुस्लिम, यानी समाज के वो तमाम लोग जो उत्पीड़ित थे, जो अलग थलग कर दिए गए थे, सीमांतकृत थे, जिनको अवसर से वंचित किया गया था, तो उन लोगों का जो इस संविधान के तरफ बहुत ही आशा की नज़र से देख रहे हैं, अगर इन विषयों को संबोधन नहीं किया गया तो फिर जो उपेक्षित लोग हैं वो उपेक्षित रहेंगे ही। और जिस नया नेपाल के निर्माण की बात लोगों ने कहा था, वो नया नेपाल का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक इन सब विभेदों को समाप्त करने के लिए संविधान में जो है उसका संस्थागत व्यवस्था नहीं होता है। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अंतरिम संविधान को अगर आप उसके प्रीम्बुल को, उसके प्रस्तावना को देखेंगे तो क्या कहा गया है कि क्रांति तथा आंदोलन द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को संस्थागत करने के लिए राजनीतिक सहमति के साथ संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण होगा। लेकिन आज उसकी उपेक्षा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव के अनुरूप अगर सहमति नहीं हुई तो बहुमत के आधार पर संविधान बनाया जाएगा, बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी सिंगल पार्टी को संविधान सभा में बहुमत नहीं है, मिलकर ही जो है संविधान बनाने का जनता का जो है निर्देशन है, क्योंकि ये सभी तरह के जनता से संबंधित है, चाहे वो पहाड़ के लोग हों, चाहे वो मधेश के लोग हों, चाहे वो पहाड़ी हों, मधेसी हों, जो पीड़ित हैं उन सब से संबंधित जो है ये संविधान। लेकिन सत्ता पक्ष जो है उसी यथा स्थिति के अवस्था में फिर से देश को रखना चाहता है, और विशेषकर कांग्रेस और एमाले जो 2046 साल के बाद, आंदोलन के बाद 47 साल में दरबार और कांग्रेस तथा वाम मोर्चा अभी का एमाले मिलकर, जो तीनों पक्ष मिलकर जो संविधान बनाया था, उसी से मिलता जुलता अगर संविधान फिर से बनाया गया तो वो संविधान जो है यथास्थिति के कारण वो सभी को नहीं समेट सका था, सभी को जो है राष्ट्रीय जीवन में समावेश करने का जो है, जो लोग उपेक्षित थे, अलग थलग किए गए थे, अधिकार से वंचित थे, सीमांतकृत थे, उन लोगों को जो है, और विशेषकर समाज में जो है जो पिछड़े हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, लैंगिक दृष्टिकोण से, तो इन लोगों को, या क्षेत्रीय दृष्टिकोण से, तो इन लोगों को जो है वो एड्रेस संबोधन नहीं कर सका था। तो फिर से उसी तरह का अगर संविधान जो बनाने का ये लोग बात कर रहे हैं तो उससे जो है समस्या समाधान नहीं होगा, द्वंद्व का समाधान नहीं होगा,
और इस तरह का जो है विरोध का, उस संविधान का हल क्या हुआ हम सभी जानते हैं। 3 पक्ष में से एक पक्ष जो है समाप्त हो गया। 2 पक्ष को भी जो है पहले संविधान सभा में धक्का दिया था, लोगों ने खबरदारी किया था, लेकिन इस बार के चुनाव में जो है वो लोग संभल के आए हैं और वो पहले संविधान वो संघ की बात भी नहीं करना चाहते थे, संघ उनका एजेंडा भी नहीं था। तो लेकिन अब जो है वो बाध्यतावश जो है संघ की तो बातें करते हैं, लेकिन वो सारा जो है प्रशासनिक यंत्र जो है, जो सरकार का जो प्रशासकीय यंत्र है, उसमें सभी को सक्रिय सहयोग लाने के बदले में अपना ही वर्चस्व जो है निरंतरता देना चाहते हैं, अपने वर्चस्व का अपने ही हाथों में सारा चीज़, और संघ का भी ढांचा इस तरह से बने कि हर जगह जो है उनका वर्चस्व जो है कायम रहे। ध्यान देने वाली बात है कि अभी की अवस्था क्या है कि 80 से लेके 85%, बल्कि कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा आप देखेंगे कि जितना भी शासन का निकाय है, चाहे वो विदेश सेवा हो, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो सुरक्षा निकाय हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी मतलब निजामती सेवा हो, चाहे संस्थान वगैरह का भी अगर आप बात लेंगे, विश्वविद्यालय है और भी बहुत सारा ऐसा निकाय सब है। अगर आप उनका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि 80 से लेके 85% या कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा एक समुदाय का, एक विशेष तरह के चेहरे, एक विशेष तरह के अनुहार वालों का ही वर्चस्व है। बाकी लोग भी कहीं कहीं हैं, लेकिन वो एक तो थोड़े हैं संख्या में, सही से उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, और वो जो है महत्वपूर्ण जगहों पर वो नहीं है। वो निचले जगहों पर जो है मिडिल अथवा जो है लोअर ग्रेड के ऑफिसर के रूप में जो है दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण पदों सब पर जो है इन लोगों का जो है एक तरफा जो है कब्जा है, और वो वर्चस्व उनका जो है कायम रहेगा। तो इससे जो है न तो जिस राष्ट्रीयता के निर्माण की बातें करते हैं, जिस नया नेपाल की निर्माण की बातें करते हैं, जिस समाज के निर्माण वो नारा दे रहे हैं, वो उस नारा से और अभी के शासन प्रणाली से जो है अभी का जो ढांचा है उससे जो है उस द्वंद्व का जो है अंत नहीं होगा। अभी अवस्था क्या है कि आप देखते हैं आदिवासी जनजातियों ने पहचान का मुद्दा उठाया कि पहचान सहित का जो है वो उनका जो है राज्य बनना चाहिए, संघ बनना चाहिए, लेकिन उन पर जो है क्या आरोप है कि ये लोग देश तोड़ना, विखंडनवादी हैं ये लोग। मधेश के लोगों सब दिन से जो है आवाज़ उठा रहे थे कि उनका प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, और उन्होंने संघ के लिए जो है प्रस्ताव किया, तो उनके ऊपर जो है देशद्रोही कहा जा रहा है, और उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो है ये लोग जो हैं विरोधी लोग हैं, ये लोग जो हैं देश तोड़ना चाहते हैं। उसी तरह से दलित, महिला, मुस्लिम लोगों ने भी समानुपातिक और समावेशी प्रतिनिधित्व की बात की, तो उन लोगों पर भी आरोप लगाया सत्ताधारियों ने कि राष्ट्रीयता में खलल पाड़ने के लिए, राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने के लिए जो है ये लोग जो है ये इस तरह की बातें करते हैं। और उसी तरह से अन्य जाति के लोग भी अपनी भाषा, संस्कृति आदि के विषय में जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्हें कहा जा रहा है कि ये बातें तो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाली है, ये बातें जो है आपको सांप्रदायिक बातें हैं। तो इस तरह का आरोप जो है जनता के अधिकार को मांगने वाले लोगों पर जो है लगाया जा रहा है। अगर आप अध्ययन करेंगे नेपाल के इतिहास का समय समय पर, तो
जो शासक वर्गों पर भी यही आरोप जो है लगाया गया है। खुद जब राजा त्रिभुवन और तत्कालीन जो है युवराज महेंद्र पर भी यही आरोप लगा के जो है राणाओं ने उन्हों पदच्युत किया था, सत्ता से हटा दिया था और उसके बाद जो है नेपाल में आपको आंदोलन हुआ था। लेकिन जब खुद महेंद्र राजा बने थे तो यही आरोप जो है उस समय जो विभिन्न दल था यही आरोप लगा के दल को जो है प्रतिबंधित किया था और एक जो है पंचायती व्यवस्था जो है लाया गया था। और पंचायती व्यवस्था के समय में जो है जो राष्ट्रीयता का नारा जो दिया जा रहा है, जिसके कारण जो है आपको इतना भेदभाव जो है लोग कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रीयता क्या चीज़ है? क्या उस राष्ट्रीयता में जनता नामक तत्व है? क्या वो राष्ट्रीयता जो है जनता को परिभाषित करता है? अगर राष्ट्रीयता को ठीक से आप देखेंगे, उसके नारे को देखेंगे, उसके चिन्हों को देखेंगे, तो उसमें जनता पड़ती ही नहीं है। जनता इस राष्ट्रीयता को मन नहीं पड़ता है। वो ज़मीन की बात करता है, वो नक्शा की बात करता है, वो वीरता की बात करता है, पुरानी कथा की बात करता है, लेकिन जनता के सुख दुख की बात नहीं करता है। जनता के ऊपर जो अन्याय हुआ, अत्याचार हो रहा है, उसकी बातें जो है उस राष्ट्रीयता में जो है नहीं दिखाई पड़ती है। उसके राष्ट्रीयता में आपने सुना होगा, नारा देता है हिमाल, पहाड़, तराई, कोई नहीं पराई, लेकिन इसमें जनता नामक तत्व तो नहीं है। यह तो सिर्फ ज़मीन की बात कर रहा है। तो उस समय जो गोरखालियों ने जो जीता था, जगह ज़मीन जो जीता था, लूटा था, दूसरों का कब्जा किया था, उसका हिसाब किताब तो ज़रूर करता है। लेकिन उस दौरान जो आम जनता के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसकी हम कथा सुनने, उस पर जो है हम उस विषय में हमें कोई जानकारी इस राष्ट्रीयता से नहीं मिलती है, बल्कि एक नकली, हम नेपाली हैं कह के एक नकली गौरव के साथ जो है मन ही जो है गीत जो है गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है। यहाँ जो है हमारे देश में जिंदा जगा हुआ जो है हमारी राष्ट्रीयता जो है उसकी बात नहीं करता है। वह उसकी बात करता है जो जमीन, ये किसकी बात करता है, किस राष्ट्रीयता की बात करता है? तो एक भाषा की, एक संस्कृति की, दौरा सुरबाल की, एक जाति, एक धर्म, इसी की वो बात करता है। जबकि हम सभी जानते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग लिखते हैं कि हमारा देश जो है विविधतापूर्ण विशेषताओं से भरा है, लेकिन हमारी राष्ट्रीयता जो है वो उस बात का बखान नहीं करता है, उस चीज़ को नहीं समझता है। तो अभी ज़रूरी है कि राष्ट्रीयता का नया परिभाषा किया जाए और जनता को जो है सक्रिय सहयोग, प्रशासन यंत्र में जो है उनका सक्रिय सहयोग हो, वो कोई भेदभाव नहीं हो उसमें। तो यही नहीं, गरीबी हटाने का जो प्रयास हो उसमें सभी लोगों को शामिल किया जाए, एक अभियान के रूप में जो है शामिल किया जाए, तभी जो है जनता के सुख दुख से हम परिचित होंगे और तभी जो है एक सबल राष्ट्र और एक सबल राष्ट्रीयता का जो है निर्माण होगा। अगर इन चीज़ों को हमारे शासक लोग ध्यान दिए रहते, सही राष्ट्रीयता के सृजना तरफ, निर्माण तरफ लगे रहते, तो आज नेपाल इतना पिछड़ा हुआ, इतना गरीब नहीं होता। उनके गलत नीतियों के कारण, उनके अपने स्वार्थ के कारण, नेपाली शासकों के, पहाड़ी शासकों के अपने स्वार्थ के कारण जो है आज चाहे पहाड़ हो, चाहे मधेश हो, जहाँ भी हो, आपको जो है भेदभाव है, गरीबी है, पिछड़ापन है। लोगों को जो है पानी चाहिए, बिजली चाहिए, स्वास्थ्य सेवा चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि हम और आप जिस चीज़ को एक अदृश्य और सुरक्षा से जो है हम लोग पीड़ित हैं, आक्रांत हैं। कभी सुनते हैं कि इनकाउंटर के नाम पर कुछ लोग मार दिए जाते हैं,
कभी विकास मांगने के नाम पर जो है गोली चलाई जाती है, तो कभी जो है हर तरह का बंदूक जो है, चाहे वो सरकारी बंदूक हो चाहे वो अन्य बंदूक हो, वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो मधेसियों के विरुद्ध में जो है तना हुआ है और वो गोली जो है किसी भी समय जो है चल जाती है और लोगों को जान का नुकसान होता है। आज यही कारण है कि मधेसी युवा जो हैं अपने देश में, अपने समाज में अपने आप को असुरक्षित समझ के आज बड़ी संख्या में जो है विदेश जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है वो भेदभाव के ही शिकार होते हैं। वहाँ पर भी जो है जोखिमपूर्ण, खतरापूर्ण अवस्थाओं में उनको काम करना पड़ता है, जिसके कारण वो बीमार पड़ते हैं, उनकी मौत हो जाती है और इस तरह से जो है नुकसान, देश को नुकसान, समाज को नुकसान और उनसे भले ही जो है उनके परिवार का जो है भरण पोषण होता हो, लेकिन न तो स्थानीय अर्थव्यवस्था का में किसी तरह का बदलाव होता है, न राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है बदलाव होता है। और वो श्रम शक्ति जो देश को मिलता, जिनका बुद्धि, जिनका जो है दक्षता, योग्यता जो है इस समाज को मिलता, तो यहाँ के भूमि को मिलता, यहाँ के खेतों को, कारखानों को, स्कूल कॉलेजों को, तो संभव है कि हम जिस अवस्था में हैं उससे ज़्यादा जो है कुछ न कुछ तो हम आगे बढ़ते। और शुरू में जब कोई समाज पिछड़ा होता है तो पूंजी का निर्माण जो है श्रम के ही द्वारा होता है। श्रम पहली चीज़ है जिसके द्वारा जो है आपको पूंजी इकट्ठा होता है। तो हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उनके श्रम का जो परिणाम होता है, जो उत्पादन होता है, वो वहीं रह जाता है और सिर्फ हमारे हिस्से में, देश के हिस्से में, उनके परिवार के हिस्से में सिर्फ वो उतने ही पड़ता है जो कि वो वहाँ बचा पाते हैं, खाने से लेके रहने तक, लत्ता कपड़ा आदि। और इन सब चीज़ों से जो कुछ थोड़ा बचता है फिर वो कर्जा लेके जाते हैं, तो वो जो है इस देश के हिस्से में जो बनता है, तो उससे भले ही सत्ता वर्ग के जो विलासी सामान, क्योंकि विदेशी मुद्रा के रूप में जो है वो पैसा हमारे देश में आता है, तो उनके विलासपूर्ण चीज़ों की भले ही आपूर्ति हो जाए, लेकिन देश के अर्थव्यवस्था पर जो है दिन प्रतिदिन जो है उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। क्योंकि जब वर्किंग अवस्था में रहते हैं तो वो सभी वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाले पॉपुलेशन है, थोड़े से उसमें अदक्ष होंगे, लेकिन जो विदेश जाते हैं किसी न किसी ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कंपनी मैनेजर हैं, बहुत सारा कंपनी खोल के जो है काम कर रहे हैं, तो वे लोग जो हैं वही सेवा अगर नेपाल में उनको उपलब्ध होता करते तो देश का उन्नति होता। आज जो है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 55 लाख लोग जो हैं नेपाल के बाहर हैं, काम कर रहे हैं, अरब कंट्री में, मलेशिया में और कोरिया में, और उसमें जो है मधेसियों की संख्या जो है ज़्यादा है, आगे बढ़ी, जबकि मधेसी लोग कम ही जो है बाहर जाते थे काम करने के लिए। लेकिन अभी जो, क्योंकि मधेश दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन असुरक्षित होता जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को वो करने के लिए, ये असुरक्षा के वातावरण से बचने के लिए ही लोग जो है, मधेश के लोग इतनी बड़ी संख्या में जो है बाहर जो है वो जा रहे हैं। तो लेकिन जो हमारा शिक्षा पद्धति है, आप देखिए नेपाली भाषा को जो है, एक भाषा को जो है वो करके कंपलसरी करके इस तरह का शिक्षा व्यवस्था किया कि हमारा शिक्षा जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत के तुलना में जो है वो बहुत ही जो है कमज़ोर हो गया है। हमें अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से जो है संवाद करने में भी जो है कठिनाई होती है। और ये किया गया क्यों? क्योंकि जितने भी मातृभाषा है नेपाली भाषा को छोड़ के, क्योंकि उसी में राष्ट्रीयता, वो कहे न कि एक भाषा में राष्ट्रीयता देखता है, तो असल नेपाली उत्पादन करने के लिए, आज्ञाकारी नेपाली उत्पादन करने के लिए वो शिक्षा सिस्टम जो है, जिसको उस समय नया शिक्षा पद्धति का नाम दिया गया, तो वो हाँ, उससे कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ जो नेपाल, जिनको नेपाली जो है मातृभाषा था,
उनके लिए तो अच्छा ही हुआ, लेकिन वह शिक्षा जो एक दक्ष एक कॉम्पिटेंट, एक एफिशिएंट नागरिक, काम करने लायक जनसंख्या को तैयार करता, वो शिक्षा नहीं दे सका। और आज जो है इसीलिए आज जो है हम लोग के यहाँ जो है ये अवस्था है। लेकिन इस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको अगर पढ़ने की आवश्यकता है तो विदेश के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में वो जाते हैं। उनको अगर वो बीमार पड़ते हैं तो बाहर के अस्पतालों में इलाज करने वहाँ तक उनकी पहुँच है। पानी उनको 24 घंटा मिलता है, बिजली भी 24 घंटा मिलता है। तो घाटे में कौन है कि कौन जो है इन कमियों से जो है पीड़ित है, तो वो आम जनता है। तो हमारा संघर्ष जो है इन सब विकृतियों को हटाने के बदले आज जो है राष्ट्रीयता का नारा देकर, राष्ट्रीयता का नारा लगाकर, लोगों को विखंडवादी कह के, लोगों को जो है देशद्रोही कह के, सांप्रदायिक कह के, यह जो राज्य है और यह जो ढांचा है वो आपस में लड़ाता है और सारी सुख सुविधा का जो है उपयोग जो है कर रहा है। तो अगर उनको डर है कि अगर वो जो मांग है जिस हिसाब का, अगर उस मांग के अनुसार संविधान बना, उस मांग के अनुसार अगर संघ बना, देखिए सहमति से ये बात लिखी गई है समझौते में और संविधान में। सभी जो कानून व्यवसायी हैं आदरणीय वो लोग जानते होंगे कि नेपाल जो है ऐतिहासिक रूप से ही जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, भाषिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, अल्पसंख्यक, यहाँ धर्म लिया गया है, अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर जो है यहाँ भेदभाव होता रहा है। तो जनसंख्या का लगभग जो राष्ट्रीयता का जो ये नारा दे रहे हैं, तो 70% से ज़्यादा लोग जो है इसमें आपको जो है इस विभेद का जो है शिकार है। मुख्यतः जो है नेपाल में 3 समुदाय के लोग, 3 समूह के लोग जो है आपको रह रहे हैं और ये तीनों समूह में जो है भेदभाव के कारण अंतर विरोध, क्योंकि हमारी राष्ट्रीयता ही जो है समाज में अंतर विरोध पैदा कर रहा है, क्योंकि वो सभी को नहीं समेट पाता है। तो वो 3 समूह जो है, एक खस समूह जो सत्ता में है, हमेशा सत्ता में वो रहा है 200-250 वर्षों से, सारे चीज़ जो है उसके हाथ में है। दूसरे आदिवासी जनजाति जिनकी संख्या पहाड़ में भी है और मधेश में भी है। तीसरा समूह जो है जिन्हें मधेसी समूह कहता है। तो यह समाज भी जो है विविधता से भरा हुआ मधेसी समाज है। सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के वो धर्म के लोग हैं, भाषा भाषी है, लेकिन एक भूमि जो है समान किस्म का है। इसलिए रहन सहन, खान पान, व्यवसाय, ये और इतिहास, यह जो है सबका समान मिलता है और वो मिलता जुलता है। तो हम लोगों ने जो है ये बात और समझौता हुआ है जो कि संविधान के 138 धारा में संशोधन करके रखा गया कि मधेसी जनता की इच्छा अनुरूप मधेश में जो है स्वायत्त प्रदेश बनेगा और अन्य जाति आदिवासी का भी उनका स्वायत्त प्रदेश होगा। सभी प्रदेश जो है स्वायत्त प्रदेश और स्वायत्त होगा और अधिकार संपन्न होगा। हालांकि इस धारा में जो संशोधन किया गया है, तो हम लोग जो मधेश के साथ जो 8 बूंदे समझौता हुआ था उस पूरे को जो है रखना हम लोगों ने चाहा था, लेकिन उसमें भी जो है काट छाँट करके सिर्फ इतनी बात रखी गई। लेकिन इस बात से भी जितना रखा गया है उसमें भी ये कमिटी में स्वीकार किया गया है कि मधेश जो है एक स्वायत्त प्रदेश होगा और अन्य जाति का भी जो है स्वायत्त प्रदेश होगा और वो अधिकार संपन्न होगा। लेकिन नहीं, अब वो मुकर रहे हैं। अब वे लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने दबाव में सही किया था। हम लोग जो हैं वो जो अभी के जो पार्टी जो सत्ता में है वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कहते हैं कि नेपाल की राष्ट्रीयता तभी बचेगी जब उत्तर दक्षिण जो है राज्य बनेगा और उसी तरह का नक्शा जो है पूरब और पश्चिम में झापा,
मोरंग, सुनसरी को मिलाकर जो है पहाड़ का जो है एक राज्य, जो कि उधर चीन से सटा हुआ उसका सीमा और इधर भारत से सटा हुआ उसका सीमा, वो लोग इस तरह से जो है। और पश्चिम में भी मध्य के जिला को जो है ये कैलाली कंचनपुर को जो है पहाड़ के राज्य में जो है मिलाकर, वहाँ भी जो है वो मध्य के 2 जिला को जो है पहाड़ का राज्य में मिलाना चाहता है। हम लोगों का कहना सिर्फ इतना ही है कि जो सहमति हुई है, और हम लोग कह रहे हैं कि मधेश का कोई भी हिस्सा जो है पहाड़ में नहीं मिलाया जाए, उसको मधेश में ही रखा जाए। और जो वार्ता का आधार क्या हो, सहमति का आधार क्या हो, तो उसमें भी हम लोगों ने कहा है कि जो पहला संविधान सभा द्वारा राज्य पुनर्संरचना समिति और शक्ति का बांट-फांट, राज्य शक्ति का बांट-फांट का जो प्रतिवेदन है, उसमें जो है 14 राज्य का जो है प्रस्ताव किया गया है। और मधेश में जो है पूरब से मेची से महाकाली तक को जो है 2 राज्य में जो है प्रस्ताव किया गया है। और सरकार द्वारा जो एक आयोग बनाया गया था, उसमें भी जो है 2 राज्य जो है वो किया गया था, प्रस्ताव किया गया है। तो हम लोग का ये कहना है कि ये तो वैधानिक डॉक्यूमेंट है, ये वैधानिक प्रतिवेदन है, इस पर छलफल होना चाहिए और इसको आधार मानकर जो है वो संघ बनना चाहिए। लेकिन वो दूसरे संविधान सभा में आकर उन्होंने एक नया प्रस्ताव लाकर जो 7 प्रदेश की बात करता है और इन जिलों को जो है पहाड़ में मिलाकर जो है वो रखना चाहता है। तो हमारा यहाँ पर जो है वही विरोध का कारण कि आप ना अंतरिम संविधान को मान रहे हैं, उसका भी उल्लंघन, जो सहमति हुई है, समझौता हुआ है, उसको भी आप नहीं मान रहे हैं। और जो वो संविधान सभा के द्वारा जो सहमति हुई, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन पेश हुआ है, आप उसको भी नहीं मान रहे हैं। और एक नया प्रस्ताव लाकर जो है उस पर जो आप सहमति की बात करते हैं, तो ये कैसे होगा? आप सिर्फ बहुमत की बात करते हैं, कहते हैं कि जो बहुमत से अगर आप लोग नहीं माने, नहीं तैयार हुए तो हम बहुमत से संविधान बनाएंगे। तो वो प्रतिवेदन को क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? वह भी तो बहुमत का प्रतिवेदन है। दोनों आयोग का प्रतिवेदन भी बहुमत का प्रतिवेदन है, और राज्य शक्ति का जो प्रतिवेदन है के विषय में जो प्रतिवेदन है। तो एक तरफ अपना जहाँ पर उनका हित साधन है, उनका वर्चस्व का निरंतरता, उनके आधिपत्य का निरंतरता रहे, वहाँ पर वो बहुमत की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर लोगों के अधिकार को किसी न किसी रूप में, हम लोग भी उस प्रतिवेदन से उतने संतुष्ट नहीं है, लेकिन वह जो है एक वैधानिक तरीका से लाया गया है, इसलिए हम लोग उस पर छलफल करने के लिए तैयार हैं। और उस आधार पर हम लोग चाहते हैं कि संघ बने, राज्य का जो है ढांचा वो हो, लोगों को जो है पहचान, उनका जो पहचान का मांग है, क्योंकि पहचान के आधार पर जो है भेदभाव किया गया है, जाति के आधार पर जो है भेदभाव किया गया है, क्षेत्र के आधार पर जो है भेदभाव किया गया है। तो उन भेदभाव को मिटाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके आधार पर जो है उन्हें जो है संघ, उनका जो है सरकार बने, उनके शासन प्रशासन में उनका सहभागी हो, उनका जो है अपना प्रशासन में हो, अपना जो साधन स्रोत है उसको बांट फाँट करने का अधिकार उन्हें हो, वहाँ तक उनकी पहुँच हो, जिससे अभी वो वंचित हैं। और उनके हिस्सा में बजट का अगर आप अध्ययन करेंगे तो 86 से 80% राजस्व जो है मध्य से 76 से 80% राजस्व जो है मध्य से संकलन होता है, लेकिन बजट वितरण के समय में जो है 18 से लेके 22% मात्र जो है मध्य के हिस्से में पड़ता है। जबकि मध्य के विद्वानों का कहना ये है कि अगर 35% भी जो है अगर हमारे
हक में बजट में रख दिया जाए तो हम जो हैं प्रगति के रास्ते पर जो है आगे बढ़ जाएंगे। आज हम लोग सभी चीज़ में पिछड़ गए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, क्योंकि हम लोग उस पर उतना खर्च नहीं कर पाते हैं। हमारी आमदनी दिन पर दिन घटती जा रही है और शिक्षा का जो स्तर है उससे जो है हमारा जो है दक्षता और क्षमता, योग्यता उस स्तर का नहीं हो पाता है। तो इसीलिए क्यों कि हम उस पर जो है ज़्यादा खर्च करने की अवस्था में नहीं है। बाहर हम लोग जो हैं अपने संतान को बाहर पठाने की भी अवस्था में नहीं है, क्योंकि दिन पर दिन हम गरीब होते जा रहे हैं। तो इन सब को मिटाने के लिए जो है एक नया संरचना की ज़रूरत है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे हैं और किए हैं, और उसी के लिए जो है हमारा संघर्ष हो रहा है। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हम सभी मिलकर, हम चाहे जिस जाति पे हों, जिस धर्म को हों, लेकिन हम इस भूमि पर रहते हैं, हम मधेश में रहते हैं, तो ये हमारा सामूहिक कर्तव्य भी है और हमें सामूहिक रूप से मिलकर हमें इस संघर्ष को करना है और जीतना है। धन्यवाद। जय हिंद।